हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वैसे हम बिजनेस स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा है और इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने इस चैप्टर का जो डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस वगैरह हमने कर लिए। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को करने वाले हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हम करेंगे वो टेलर ने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए थे वो करने वाले हैं। वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। अब टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट इनको बोला जाता है। सबसे पहले टेलर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, उसके बाद इनके साइंटिफिक मैनेजमेंट के इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए वो टोटल 4 है, उनको हम डिटेल के अंदर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, एंड तक देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो टेलर थे हमारे, ठीक है, इनका फुल नेम जो था ना वो था फ्रेडरिक विंसलो टेलर, यानी कि इनको शॉर्ट में FW टेलर भी बोला गया। ओके, ठीक है। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है भी FW टेलर का जो फुल नेम क्या है, तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर, क्योंकि MCQs आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आपको पता है। ठीक है, इनका जो बर्थ है वो मार्च 20 को हुआ था, ठीक है, और इनकी डेथ जो हुई वो मार्च 21 को हुई थी। तो एक दिन ही इनका जन्म मतलब जिए नहीं, ऐसा नहीं है, ईयर अलग है पीछे। हाँ, बाकी आपके लिए हिंट है कि बर्थ भी 20 मार्च को और डेथ भी 21 मार्च को है ना, तो दोनों में ज्यादा गैप नहीं है, तो आपको याद रहेगा ये। वैसे इनका जो बर्थ है वो 1856 के अंदर हुआ था और डेथ इनकी 1915 के अंदर हुई थी। यहाँ पर एक और चीज आती है कि अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, यानी कि इंजीनियर डिग्री थी इनके पास, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने बहुत बड़ा जो है एक अपना योगदान दिया है किस चीज के अंदर, इंप्रूव करने के अंदर, किस चीज को, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी समझते हो? एफिशिएंसी को समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल समझ में आएंगे, है ना। अगर आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल समझने हैं तो उससे पहले आपको टेलर साहब को समझना पड़ेगा। जब तक आप टेलर का साहब को समझेंगे नहीं तब तक आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल समझ में नहीं आएंगे। तो ये इंसान जो थे ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। इसके अलावा इन्होंने जो इम्प्रूव किया है, काम किया है, क्या किया है, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया है। एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी काम को करने की जो फुर्ती है, जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, कितना जल्दी कर लेते हैं और बहुत कम कॉस्ट के अंदर, उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए, कुछ ऐसा मैनेजमेंट में इन्होंने किया कि इन्होंने इंडस्ट्री की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा दिया, यानी कि आपका जो वहां पर काम है वो ज्यादा होने लग गया और कम कॉस्ट के अंदर होने लग गया, टाइम पे होने लग गया। 1874 के अंदर इन्होंने जो है अपेंटिक जो है मैकेनिस्टिक लर्निंग करी और इन्होंने फैक्ट्री की कंडीशंस के ऊपर जो है, उनकी रूट्स के ऊपर जो है फोकस करना स्टार्ट कर दिया। ही उन्होंने अर्न करी डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जैसे मैंने आपको बताया। ही वॉज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल लीडर। इनको एक बहुत जो है होशियार लीडर माना जाता था, नेता माना जाता था। द एफिशिएंसी इन, इसके अलावा जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया जिसकी वजह से रिवोल्यूशन लेके आ गए मास प्रोडक्शन के अंदर। मास प्रोडक्शन समझते हो? बहुत बड़ा प्रोडक्शन। पहले भी फैक्ट्री थी, उसके अंदर रिसोर्सेज जो थे वो पहले भी थे, फैक्ट्रियों के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर रिसोर्सेज पहले भी थे, ह्यूमन रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज पहले भी थे, लेकिन इन्होंने उन रिसोर्सेज जो थे उन रिसोर्सेज की हेल्प से, उन रिसोर्सेज का इस तरीके से इन्होंने साइंटिफिकली मैनेजमेंट किया कि वो रिसोर्सेज, उन्हीं रिसोर्सेज से उन्होंने मास प्रोडक्शन करा, एफिशिएंसी बढ़ गई, कॉस्ट कम हो गई और सारी की सारी इंडस्ट्री प्रॉफिट मेकिंग बन गई। तो इसीलिए इनका अभी तक नाम है। इतने पुराने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है लेकिन इनको अभी भी फॉलो किया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है इनको हम थोड़ा और समझते हैं। टेलर साहब जो थे उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो दिए, उन्होंने उसका मीनिंग क्या निकाला, एग्जैक्टली जो है नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। ये बोलते हैं कि आपकी बिजनेस के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो मैन है, आप उनसे क्या चाहते हैं कि वो क्या करे, है ना।
वॉट यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हैं, मैन से, जो लेबर है उनसे, टू डू, कि वो करें, क्या करें, एंड सिंग, उसके बाद जो आप चाहते हैं वो अगर कर रहे हैं तो उनको सिंग करो, दैट दे डू इन द बेस्ट, वे अपना बेस्ट करें, वे अपने बेस्ट तरीके से करें, ठीक है, एंड चीपेस्ट वे, ओके, बेस्ट तरीके से करें, और वो भी कैसे करें, चीपेस्ट वे, सस्ते में करें, बेस्ट तरीके से करें, और जो आप चाहते हो वो करें, ये सब आपको देखना पड़ेगा। द बेथलेम स्टील कंपनी वेयर टेलर हिमसेल्फ वर्क, इस कंपनी के अंदर टेलर काम करते थे, तो इस कंपनी का नाम आप याद रखना। अचीव 3-fold इंक्रीजेस इन प्रोडक्टिविटी बाय एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल इन्होंने बनाए उसको अपने, उसके बाद अपनी स्टील कंपनी के अंदर उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को क्या किया, अप्लाई किया, और उनका जो प्रोडक्शन है वो 3 टाइम बढ़ गया, ओके। सॉरी, अब यहां पर हम उनके प्रिंसिपल जो है उन्होंने दिए थे, वो टोटल 4 प्रिंसिपल थे, उन 4 प्रिंसिपल को हम यहां पर करने वाले हैं। तो देखना, अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है 4 है, ये आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, बट वहां पर आप रटा रटे लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं, आप चीजों को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाएगा और बढ़िया लगेगा आपको बिजनेस स्टडी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है, ध्यान से सुनना, वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहां पर 2 वर्ड है, एक्चुअल में यहां पर कितने वर्ड है, 2 वर्ड है, एक है साइंस और ये एक है रूल ऑफ थंब, 2 चीजें हैं, ये दोनों अलग, और इनके बीच में नॉट और लगा दिया। अब इसको जब रीड करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से करना है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ऐसे नहीं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो यह मतलब कहना ये चाहता है साइंस जो है वो रूल ऑफ थंब नहीं है, यानी कि अब आप समझना, सबसे पहले मैं बताने वाला हूं रूल ऑफ थंब क्या होते हैं, फिर साइंस। तो इसको हम समझते हैं, सबसे पहले रूल ऑफ थंब को समझते हैं कि रूल ऑफ थंब क्या होते हैं। अ रूल ऑफ थंब इज अ रूलर प्रिंसिपल दैट यू फॉलो, एक ऐसे प्रिंसिपल है, रूल्स है जिनको आप फॉलो करते हैं, विच इज नॉट बेस्ड ऑन एग्जैक्ट कैलकुलेशन। ऐसे रूल ट्रेडिशनल मेथड कह सकते हैं आपको, आप उसको कह सकते हैं, तो ऐसे रूल जिनको आप फॉलो कर रहे हैं बट वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बेस पे नहीं है, वो रूल जो है ना वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है, यानी कि उस पर कोई ज्यादा फैक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, ज्यादा उसके ऊपर कोई रिसर्च या एनालिसिस नहीं की गई है, बस कुछ लोगों को एक्सपीरियंस हुआ और उन्होंने वो रूल बना दिए और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस के बेस पे होते हैं, है ना, रूल ऑफ थंब एक्सपीरियंस के बेस पे होते हैं। किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया, बस उसने, जैसे फॉर एग्जांपल अपशगुन वगैरह चीजें आप समझते होंगे ना, जैसे कुछ लोग मानते हैं अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशगुन हो जाएगा, अब आप जहां भी जाओगे जो भी काम करोगे वो काम आपका बिगड़ेगा, ये है रूल ऑफ थंब। वो यहां पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, कोई यहां पर फैक्ट एनालिसिस रिसर्च नहीं करी गई है, कोई साइंस नहीं है, ये रूल ऑफ थंब है, एक्सपीरियंस। क्योंकि जो पहली बार ऐसा हुआ होगा तो उस टाइम हो सकता है बाय चांस कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गई, अब लगता है हर बार होगा, ये होता है रूल ऑफ थंब, है ना। तो रूल ऑफ थंब का और एग्जांपल देखें तो यहां देखिए, आई डू नॉट स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट ऑन फ्राइडे, मैं जो नया प्रोजेक्ट है वो फ्राइडे को स्टार्ट नहीं करूंगा। अच्छा, फ्राइडे को स्टार्ट क्यों नहीं करोगे भैया, फ्राइडे को स्टार्ट इसलिए नहीं करेंगे, रूल ऑफ थंब, क्योंकि जब जब मैंने फ्राइडे को कुछ काम किया मेरे काम सही नहीं हुआ, रूल ऑफ, आया समझ में। तो कहने का मतलब है यहां पर कि रूल ऑफ थंब जो होते हैं वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बेस नहीं होते हैं, वो एक्सपीरियंस होते हैं। बट साइंस क्या करता है बेटा, है रिप्लेस करता है रूल ऑफ थंब को, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस रिप्लेस कर देता है रूल ऑफ थंब को, क्योंकि साइंस के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस फॉर ईच पार्ट ऑफ मैन्स जॉब रिप्लेसमेंट रूल ऑफ थंब, द प्रिंसिपल सजेस्ट दैट वर्क असाइंड टू एनी एम्प्लॉई should be observed
एनालाइज्ड, है ना। साइंस जो है वो रूल ऑफ थंब को रिप्लेस कर देता है। जहां साइंस आ गया वहां पर रूल ऑफ थंब नहीं आएगा, वहां पर फैक्ट्स आएंगे, वहां पर ऑब्जर्वेशन आएगा, वहां एनालिसिस आएगा, वहां पर जो है आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो अब टेलर साहब क्या कह रहे हैं? टेलर साहब कह रहे हैं, जो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल दिया उसमें टेलर साहब बोल रहे हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि आप अपने बिजनेस के अंदर रूल ऑफ थंब को फॉलो मत कीजिए, साइंस लेके आइए। आया समझ में? क्या कहना चाहते हैं? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस फॉलो करो, नॉट रूल ऑफ थंब। आया? ओके, चलिए। टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं लो कॉस्ट के अंदर, कम कॉस्ट के अंदर, तो वन बेस्ट मेथड चूज कीजिए जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की, आपके बिजनेस की एफिशिएंसी मैक्सिमम। अब वो वन बेस्ट मेथड कैसे तैयार करेंगे? कोई रूल ऑफ थंब फॉलो करेंगे? नो, नेवर। आपको एनालाइज करना है, रिसर्च करनी है ना, ऑब्जर्वेशन करना है, फैक्ट्स पे ध्यान देना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, और अपने बिजनेस के प्रोडक्शन के लिए आपको एक बेस्ट मेथड चूज करना है। रूल ऑफ थंब, दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एनालिसिस। स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए, फिर वो मेथड अप्लाई कीजिए। ज्यों का त्यों रूल ऑफ थंब अप्लाई नहीं करना। उसके बिल्ली काटने से कुछ काम खराब होते हैं। मैं मेरा पर्सनली बता रहा हूं, मेरे आज तक ऐसा कभी नहीं। जब जब बिल्ली ने रास्ता काटा है, काम बढ़िया हुआ। ओके, तो रूल ऑफ थंब फॉलो मत कीजिए। द मेथड सो डेवलप शुड बी सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब। ओके, जो आपने वन बेस्ट मेथड फॉलो किया है वो आपके रूल ऑफ थंब का सब्स्टिट्यूट होगा। आप रूल ऑफ थंब को हटाएंगे, उसको लगाएंगे। द मेथड सो डेवलप शुड बी सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब थ्रूआउट द ऑर्गेनाइजेशन। इसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कीजिए। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। साइंटिफिक मेथड लाने, वन बेस्ट मेथड कैसे लेके आओगे? रूल ऑफ थंब नहीं, रूल ऑफ थंब की जगह आप, रूल ऑफ थंब मतलब आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, उसमें कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, उसको स्टडी कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, और उसको मॉडर्न टाइम के हिसाब से उसको फ्लेक्सिबल कीजिए, उसको अपनाइए। ओके, स्टडी कीजिए आप और यूनिफाई कीजिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस की लाइए, डेवलपिंग कीजिए स्टैंडर्ड मेथड विच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। और उस वन ऑफ द बेस्ट मेथड को पूरा ऑर्गेनाइजेशन जब अप्लाई करेगा तो आपका बिजनेस जो है वो क्या करेगा? एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगा, मास प्रोडक्शन होगा, जिससे आपकी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनेगी। यानी कि आप अपने कस्टमर को रीजनेबल रेट के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकते हैं। ओके, ये था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ओके, नेक्स्ट इन्होंने जो रूल दिया, इन्होंने नेक्स्ट जो प्रिंसिपल दिया वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब सद्भाव, नॉट डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। यहां पर सीधा इन्होंने बताया कॉन्फ्लिक्ट हेल्प नन। कॉन्फ्लिक्ट होगा अगर एचआर के अंदर, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, एक बिजनेस के अंदर जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, अगर उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो उससे किसी का भी भला नहीं होगा। चाहे वो फैक्ट्री का ओनर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो वर्कर हो, अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो किसी का भी भला नहीं होना। इसीलिए नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी। ओके, तो यहां पर अगर वर्कर स्ट्राइक भी गए तो बिजनेस का प्रॉब्लम, अगर फैक्ट्री ने ओनर ने मैनेजर के सही से, मैनेजर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो, कोऑर्डिनेशन सही नहीं हुआ तो प्रॉब्लम। ओवरऑल इससे जो नुकसान होना है वो बिजनेस का होना है। He emphasized that there should be complete harmony between the management and worker
बॉस शुड रियलाइज ईच वन इज इम्पोर्टेंट। दोनों को पता होना चाहिए, वर्कर को पता होना चाहिए कि मैनेजर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैनेजर को पता होना चाहिए कि वर्कर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। बोथ आर ईच ऑन इज इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। टू अचीव दिस स्टेज टेलर कॉल्ड कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन। कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए बिजनेस के अंदर सारे ह्यूमन रिसोर्सेज। और ये कैसे पॉसिबल है? मीटिंग्स कीजिए, मीटिंग डिसीजन मेकिंग में भी वर्कर को वहां पर लाइए, उनकी प्रॉब्लम सुनिए, आप उनका सॉल्यूशन कीजिए। मैनेजर की प्रॉब्लम में वर्कर सुनेगा, वर्कर की प्रॉब्लम में मैनेजर सुनेगा। मेंटल रिवॉल्यूशन कीजिए, आपस में समझिए, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर द मीन दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्रांसफर देयर थिंकिंग। वही मैंने बोला ना, एक दूसरे की प्रॉब्लम को एक ट्रांसफर कीजिए, अगर कोई सॉल्यूशन निकल रहा है तो उसको ट्रांसफर कीजिए, एक दूसरे की सुनिए, सजेशन एनालिसिस कीजिए। थिंकिंग को ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। इन सच अ सिचुएशन इवन ट्रेड यूनियन विल नॉट थिंक टू गोइंग ऑन स्ट्राइक। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी ट्रेड यूनियन कभी भी स्ट्राइक पे नहीं जाएगी, हड़ताल पे नहीं जाएगी। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी। और मैनेजमेंट क्या करेगा? वर्कर की सुनेगा, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेगा और कंपनी को जो गेन हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो शेयर करेगा वर्कर के साथ में। और वर्कर क्या करेंगे? सेम टाइम वर्क हार्ड करेंगे, और वर्क हार्ड होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, मास प्रोडक्शन होगा, मास प्रोडक्शन होगा, कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो सबका भला होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो हमारे टेलर साहब ने दिया, वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अपना अपना है ना, अपना अपना ना देखिए, सबका देखिए, कोऑपरेशन कीजिए। एक्चुअल में ये जो प्रिंसिपल है ना, ये आपका जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है उसका ही एक्सटेंशन है। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। उसका एक्सटेंशन है ये, है ना, उसको आगे बढ़ाया गया। वहां पर तो समझ में आ गया, कॉन्फ्लिक्ट मत कीजिए, एक दूसरे की सुनिए। ओके, बट यहां पर बताया गया है उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपको करना है कोऑपरेशन, एक दूसरे का कोऑपरेशन कीजिए। लेबर के और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। अपना अपना देख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलकर के देखेंगे, ऐसा होना चाहिए। चाहे वो मैनेजर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो वर्कर की प्रॉब्लम हो। इससे आपका कंपटीशन खत्म हो जाएगा और कोऑपरेशन आ जाएगा। हम पता होना चाहिए, नीड ईच अदर, हमें सबको एक दूसरे की जरूरत है, ये रियलाइज कराना जरूरी है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर आता है आपका लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज एंड ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि यहां पर ईच एंड एवरी पर्सन, कंपनी के अंदर काम करने वाले, ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले, मैनेजर, वर्कर, ईच एंड एवरी पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, ताकि उसकी एफिशिएंसी ग्रेटेस्ट लेवल पे पहुंच जाए, उसकी प्रॉस्पेरिटी ग्रेटेस्ट लेवल पे पहुंच जाए। वो कैसे पॉसिबल? वो पॉसिबल है ट्रेनिंग से, वर्क डेवलपमेंट प्रोसेस है, बेस्ट मेथड निकल के आएगा। मेन जो यहाँ पर है, टेलर कहते हैं प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन, इस पे आपको ध्यान देना। एम्प्लॉय के सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उस पे ध्यान देना। अब आपको कैसे ध्यान देना है? तो सबसे फर्स्ट है, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। रूल ऑफ थंब से सेलेक्ट नहीं करना है कि हमारी कंपनी इस कास्ट की है, हम केवल इसी कास्ट के लोगों को लेंगे क्योंकि यही होशियार होते। रूल ऑफ थंब नो, साइंटिफिकली जो है उनको सेलेक्ट करना है। साइंटिफिकली जो रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का प्रोसेस है वो फॉलो करना है। इससे आपके पास साइंटिफिकली, है ना, अच्छे अच्छे लोग आएंगे जो आपके काम के होंगे। द वर्क असाइन शुड बी सूट हीज एंड हर फिजिकल। अब आपने साइंटिफिकली एक अच्छा इंसान चूज तो कर लिया,
अब आप उसको जो काम दे रहे हैं वो पता है कैसा देना है, वो काम ऐसा देना है जो सूट करे। किसको सूट करे? उस आदमी को जिसको आप काम दे रहे हो, फिजिकली उसको सूट करना चाहिए। यानी कि उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसकी स्किल्स के हिसाब से उसको काम दिया जाए। जिस काम के लिए उसको रखा है वही काम उसको दिया जाए। उसके बाद में आप लोग करना है क्या, यहां पर देखिए, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को चेक करना है, मेंटल उसकी कैपेबिलिटी को चेक करना है। अगर वहां पर लगे कि उसकी एफिशिएंसी को और इंक्रीज किया जा सकता है तो उसको बेटा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले एम्प्लॉय के प्रोसेस के सिलेक्शन को आपको बढ़िया करना है, साइंटिफिकली सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय को। उसके बाद में उसको जो काम सूट करना है वो देना है। उसके बाद उसका मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को चेक करना है और उसके बाद उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, तो उसको ट्रेनिंग भी देनी जरूरी। अब आपका एम्प्लॉय जो है वो एफिशिएंट हो गया है और वो प्रोड्यूस करेगा मोर, यानी कि जितनी उसमें कैपेसिटी है उससे ज्यादा काम करेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, अर्न करेगा आपके लिए ज्यादा, और इससे आपकी एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ओके, तो ये चीज कंपनी और वर्कर दोनों के लिए अच्छा है। ठीक है, ये थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। टेलर के 4 प्रिंसिपल थे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है, इसीलिए आपको ये समझ में आए हैं अगर, और हमारी ये जो कोशिश है ये कामयाब हो रही है, आपको वास्तव में लॉकडाउन के अंदर हमारे से हेल्प मिल रही है, तो बेटा आप इस हेल्प को आगे बढ़ाएं, आप शेयर करें ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, जहां पर भी सोशल मीडिया है, जहां पर भी आपके 12th के स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड्स क्लासमेट हैं, वहां पर शेयर जरूर 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 करें। बाकी अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक करें, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।